नमस्कार, मैं मनोज बिश्नोई और रेड प्लस न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ट्विस्ट भरी राजनीतिक कहानियाँ और यूट्यूब की दुनिया के भीतर आपका एक बार फिर से स्वागत तो करूँगा, लेकिन इस बार स्वागत किसी आश्रम से हो रहा है और वो आश्रम है जसनाथी आश्रम लीलसर, यानी कि मोटनाथ जी महाराज के सानिध्य के भीतर यहाँ पहुँचे हैं। और चुनावी रणबंकुरों की जिस तरीके से सरताज भरी एक बाउंसर कहेंगे या लंबी धारदार गेंदबाजी जो की गई थी, उसका परिणाम किस ओर आएगा और राजनीति का ये ऊंट किस करवट बैठेगा, इसी सिलसिले को लेकर के हम आज इस बेहतरीन ग्राउंड यानी कि जसनाथी धाम, जसनाथी संप्रदाय से अफिलिएटेड यहाँ मोटनाथ जी महाराज के सानिध्य में पहुँची हैं। दरअसल ये इलाका तो है लीलसर का, और कहते हैं कि लीलसर धाम आसपास के इलाकों में भी प्रसिद्ध है। आसपास के इलाकों में प्रसिद्ध है तो संतों से संबंधित चीज़ है तो टटोलनी भी चाहिए, क्योंकि संतों का राजनीति में महत्व है। संतों का सीधा संबंध धर्म से होता है और धर्म का सीधा ताल्लुकात आज की तरीके से आज के ज़माने में राजनीति से जोड़ा जा सकता है। धर्म को राजनीति से जोड़ो या राजनीति को धर्म से जोड़ो, दोनों कहानियाँ एक दूसरे के एक सामंजस्य के साथ संतुलन बिठाती हुई तराजू में नज़र आ रही है। तराजू न तो धर्म का ऊपर रह जाता है राजनीतिक के तरीके को देखा जाए, और न ही राजनीति का धर्म के मुकाबले में। दोनों एक दूसरे के संपूरक है और कॉम्प्लीमेंट्री इसलिए कहूँगा क्योंकि धर्म से जुड़े साधु संतों ने राजनीतिक की दरियाँ भी बिछाई है, दरियाँ भी उठाई है और सिंहासन पर डट कर के मुकाबला भी किया है। संसद में भी बैठे हैं और विधानसभा में भी बैठे हैं, और कई तो ऐसे हैं जो ऐसे जगह पर बैठे हैं जहाँ कहीं ना कहीं देश और दुनिया के भीतर हिंदुस्तान की अखंडता के साथ में अनेकता में एकता का परिचायक बनने की कोशिश करते हैं। संतों को लेकर के यदि मैं उत्तर प्रदेश जाऊँ, उत्तर प्रदेश का मतलब यदि आपको प्रधानमंत्री बनना है, दिल्ली पहुंचना है, तो राजस्थान से आओ, भले पश्चिम बंगाल से आओ, कहीं से भी आओ, उत्तर प्रदेश से होकर आपको गुजरना पड़ेगा। चूँकि उत्तर प्रदेश के सत्ता के सिंहासन पर मौजूद योगी आदित्यनाथ संतों के साम्राज्य से ही बिलोंग करते हैं, और कहते हैं कि संतों के बिना धर्म अधूरा और संतों और धर्म के कॉम्बिनेशन के बिना राजनीति अधूरी है। जिस इलाके में हूँ वो इलाका एक अद्भुत, एक अकल्पनीय, अविश्वसनीय इलाका है, क्योंकि इस इलाके ने समय समय पर राजनीतिक ट्विस्ट भरी कहानियों को लेकर के चौंकाया तो ज़रूर है, लेकिन असल स्थिति यह है कि यहाँ कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का मतलब यह है कि देखिएगा, ये जितने इस ग्राउंड के अंदर फूल खिलते हैं, उन फूलों को लेकर के आप क्या कहेंगे कि सबसे ज़्यादा फूल किन के हैं? असल राजनीति की स्थिति बाड़मेर और जैसलमेर और बालोतरा पट्टी की ऐसी ही है। आप कहेंगे कि फूलों का क्या तात्पर्य? हम फूलों को नहीं बता सकते कि कितने कलर के हैं और कितने रंग के हैं और कौन कौन से प्लांट से जुड़े हुए हैं। यही बात है कि राजनीतिक के चुनावी समीकरणों के भीतर राजनीतिक पंडित, राजनीतिक गलियारों के धुरंधर जो हमेशा रफ्तार के साथ में बैठे रहते हैं और अपने अकल और अपनी बुद्धिमत्ता के परिचायक बनते हुए हमेशा चुनाव के समीकरणों के नतीजे आने से पहले ही अपने भीतर की कहानियां टटोलते हुए ये कह देते हैं कि ये जीतेगा। लेकिन इस बार 2024 का ये चुनाव लोकसभा के भीतर बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा से कौन जाएगा और कौन इस सांसद की गद्दी पर अपना नाम ऊंचा करके बैठेगा, कोई कह नहीं सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ लोग हैं वो अपने अपने पसंदीदा राजनेताओं को ऊंचा करने के लिए ज़रूर कह रहे हैं कि ये जीतेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं पूछूं कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तो वे कहेंगे उम्मीदवार जीत रहे हैं। अगर मैं पूछूं निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र सिंह भाटी के समर्थकों को पूछूं कि कौन जीत रहा है, तो जायज़ है, वे कहेंगे रविंद्र सिंह भाटी जीत रही हैं। लेकिन बीजेपी वाले भी कह रहे हैं कि जब दो लड़ते हैं तब तीसरी है वो ताकत के तौर पर हम हमेशा फ़ायदा उठाएंगे। अब जो जीतेगा वो बनेगा सिकंदर। लेकिन रेड प्लस न्यूज़ पर आप सिलसिला जारी रखेंगे और देखेंगे हमारे कैमरे के पीछे हमारी दोस्त जैक्स है, और फिर मैं फिर से इस संप्रदाय के भीतर पहुंचा हूं, यहाँ कहूँगा कि इस आश्रम में पहुंचा हूं। और क्या गज़ब का आश्रम है। कैमरामैन से कहूँगा कि ये जितने भी पिलर सजाए हुए हैं ये अपने आप में अद्भुत है, अकल्पनीय, अविश्वसनीय है, और धोरों की धरती। और जहाँ कहते हैं कि अभी मैंने पूर्व के एपिसोड के भीतर बताया कि कहते हैं कि पानी की समस्या है, और पानी की समस्या के भीतर एक ऐसा बेहतरीन ग्राउंड हमने जब मार्केट से बाहर लोगों से, इस आश्रम से बाहर मार्केट के भीतर लोगों से चर्चा की तो हमारे हम उम्र के लोगों ने बताया कि सेल्फी स्टैंड है। लोग यहाँ आकर के सेल्फी रील्स बनाते हैं। एक बुजुर्ग उसमें भी खिलखिला करके हंसते हुए बोले
कि रील्स बनती है और रील्स यदि इंस्टाग्राम पर बनानी है तो फिर बाप जी का दरवाज़ा टटोलना पड़ेगा, आश्रम का दरवाज़ा टटोलना पड़ेगा और दरवाजे को खोल करके आप यहाँ आ सकती हैं। लेकिन फिर वही बात कि ये राजनीति का ऊँट किस करवट बैठता है और संतों के साम्राज्य के भीतर यदि संत निवास करते हैं और उन चीज़ों को लेकर के अगर राजनीति से सीधा जोड़ूं तो आप कहेंगे कि राजनीति के परिणामों की एक पहुंच है वो कहीं ना कहीं संतों के साम्राज्य और संतों के भीतर बसने वाले उन चुनिंदा निर्णयों में से एक निर्णय होता है। आइए जानते हैं मूर्तनाथ जी महाराज क्या कहते हैं। लेकिन वाह कमाल के ये फूल और गुलशन भरे इस कहानियों के अंदर हम चलते हैं सीधा राजनीति का वो दरवाज़ा ये खुलता है ऐसे और पूछते हैं राजनीति की कहानियों के अंदर क्या क्या होता है और चौसर कहाँ बिछती है कि नहीं। अद्भुत है ये। और यहाँ कहते हैं कि जो पहुँचता है वो सब जीवन से ऊपर उठ कर के पहुँचता है और यदि कोई जीवन के भीतर कोई भूल जाने अनजाने में हो जाती हैं तो आश्रम के भीतर पहुँच कर के उनका निराकरण किया जा सकता है। ऋषि मुनियों से सजा हुआ ये दरबार है। बाबू जी यहाँ बैठते हैं और यहाँ पहुँचते हैं इनके पास। में कैमरामैन से निवेदन करूँगा सीधे बाबू जी के यहाँ पहुँचे। बाबू जी सबसे पहले जय श्री राम, नमस्ते। नमस्ते, जय श्री राम। इस रेड प्लस न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आपका भी स्वागत। बाबू जी चुनावी समीकरणों के भीतर अगर देखा जाए तो एक चीज़ मुझे बाबू जी बताइएगा कि योगी आदित्यनाथ है वो उत्तर प्रदेश के भीतर है, वो कई ऐसे ऋषि है, बालकनाथ जी है। बाबू जी चुनाव के अंदर ऋषि मुनियों का होना ज़रूरी है कि नहीं है? ऐसा है, दोनों बात होती है। एक तो जैसे योगी आदित्यनाथ हमारे नाथ संप्रदाय के सबसे बड़े धर्मगुरु हैं और ऋषि मुनियों का काम सत्ता अच्छी तरह से सले तो कोई राजनीतिक में आना जरूरी नहीं है। फिर भी ऐसी परिस्थिति हो तो जैसे योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं, वो कर रहे हैं तो अच्छा है, कोई बुरी नहीं है। क्या लगता है कि यहाँ से बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट से प्रतापपुरी जी है जो कि कहूँगा बाड़मेर जैसलमेर से, इसी तरीके से कहीं ना कहीं आज के समय के अंदर गवर्नमेंट के भीतर संतों का होना ज़रूरी है और भागीदारी भी मिलनी चाहिए। हाँ, ज़रूरी है। हमारी भी संतों की जो धर्म की बात है वो भी कोई उठाने वाला चाहिए। इसलिए संतों का भी संसद से लेके विधानसभा भवन में भी होना ज़रूरी है। और उनके जैसे पुराने ज़माने में राजाओं का राज होता था तो उस राजा के ऊपर धर्म की सड़ी यानी धर्म की सत्ता हमेशा उनके गुरु की आज्ञा के आधार पे ही राज का शासन किया जाता था। तो ये कई लोग उनमें होने भी ज़रूरी है ताकि उनको धर्म की सत्ता समझाए कि वास्तव में धर्म के आधारित या धर्म हमेशा यही हमें सिखाता है कि भाई आपको सब जगह मर्यादा में रहना है, लोगों की सेवा करना है। तो उसी हिसाब से संतों का भी होना कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। क्या मानते हैं कि धर्म के बिना राजनीति अधूरी है? हाँ, धर्म के बिना, धर्म हमेशा सही दिशा दिखाता है और धर्म के बिना राजनीतिक हमेशा अधूरी है, ये संभव है। क्या लगता है इस धर्म और राजनीति को यदि पल भर के लिए परे रखूं तो बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा पट्टी का ये लोकसभा चुनाव है वो क्या कहता है, कौन जीत रहा है? सीधा सवाल। ऐसा है, जो अपने अपने भाग्य में जिनका भाग्य है, लोगों ने तो अपने मत का प्रयोग किया। जैसे मेरा अधिकार था मैंने भी किया और जिन जिन लोगों का अधिकार था बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा क्षेत्र में जितने लोग थे उन्होंने मत का प्रयोग किया। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने विवेक से स्वतंत्र तरीके से मत का प्रयोग करना चाहिए और जीतने वाला तो जिसके भाग्य में लिखा है और जिनको लोगों ने ज़्यादा चाहा है वो जीतेगा, यही बात करना चाहिए। जो भी जीतता है आपके लिए तो सब बराबर होंगे। हाँ, सारे लोग अपने तो अनुयायी हैं और सब लोगों को हम धर्म के हिसाब से बराबर मानते हैं। कोई भी जीते अपने कर्तव्य पे खड़े रहें और जनता की सेवा करें, हम यही उम्मीद रखते हैं। जनता की सेवा को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? पानी की समस्या है, मैं उन इलाकों में घूमा हूँ, पानी की है, थोड़ी बिजली की है, शिक्षा की भी है, सड़क फिर भी ठीक है। आप जीतने वाले कैंडिडेट को क्या कहेंगे, किन किन मुद्दों को लेकर के उनको विकास करवाना चाहिए थार नगरी में? देखो, ऐसा है, हमारे चौटन में तो पहले से पानी की बहुत बड़ी किल्लत रहती है। दूर दराज ढानियों में बचे लोग हैं जहाँ पानी दूर दूर तक नहीं है। कई जगह अब कुएँ हुए हैं तो थोड़ी सहूलियत हुई है, पर पानी की बहुत बड़ी समस्या रहती है। सबसे बड़ी पानी की, और दूसरी बात है जो किसान जब
फसल बोता है उस समय जब लाइट की कमी रहती है वो सबसे बड़ी समस्या है। तो किसानों को आज मैं हाड़ी अमावस्या के दिन कहना चाहता हूँ, हमेशा ये कहा जाता है कि पहला परमात्मा भगवान है तो दूसरा भगवान किसान है। किसी को जिंदा रहने के लिए परमात्मा उनको जीवन देता है तो उसके साथ साथ में अन्न के बगैर भी जिंदगी नहीं रह सकती। तो किसान से बड़ा कोई भगवान नहीं होता, परमात्मा के बाद में दूसरा भगवान किसान है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जब लाइट का किसानों की फसलें हो उस समय किसानों को मेरे यहाँ जीतने वाले सांसद से यही उम्मीद रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट किसानों को दी जाए ताकि उसकी खेती में नुकसान नहीं हो और किसान आत्मनिर्भर बने। और इनके साथ में शिक्षा का भी तो महत्व रहता है। हाँ, शिक्षा का तो रहता ही है और शिक्षा के बगैर तो देखो कोई भी इंसान शिक्षा के बगैर तो मान नहीं बन सकता। शिक्षा ही सबसे बड़ी पूंजी है। जो आज हम कहते हैं नी, पूत कपूत तो धन क्यों संचय, पूत सपूत तो धन क्यों संचय। गृहस्थी जीवन होता है उसमें सबसे बड़ा धन होता है उनका परिवार होता है और उस परिवार को अच्छे संस्कार देते हैं, उनको अच्छे पढ़ाई करवाते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं। तो एक संस्कार और शिक्षा ये दोनों जीवन में सबसे बड़े ज़रूरी हैं। अब एक और सवाल, यदि कि यहाँ के विधायक है, सांसद जो बनने वाले हैं, जो भी बनेंगे, और प्रशासन, इन सभी को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे कि नशे की प्रवृत्ति इस क्षेत्र के अंदर दिनों दिन बढ़ती जा रही है। युवाओं से और नेताओं से, प्रशासन से आप क्या अपील करेंगे? देखो, हम तो जिस आस्था और धर्म से जुड़े हुए हैं, तो मध्यकालीन युग में हमारे लोक देवता हुए जाम्बू महाराज, जसनाथ जी महाराज, जिन्होंने नशे का घोर विरोध किया। जीवों पे उन्होंने दया अहिंसा धर्म का उपदेश दिया और नशे का हमेशा घोर विरोध किया। तो हम तो नशे का हमेशा ये घोर विरोध करते आ रहे हैं और मैं कहता हूँ जसनाथ जी और जाम्बे जी के निर्देशों पे कोई जो चलेगा तो इनसे बड़ा कोई अच्छा मार्ग नहीं हो सकता। और मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि जितना हो सके नशीली जो पदार्थ है हमारे यहाँ, देखो अभी मैं कल का एक अखबार पढ़ रहा था या कहीं देख रहे हैं कोई स्मैक से कोई नशीले पदार्थों के कारण जो लोग चोरियां करते हैं, पहले उनकी लत पड़ जाती है और उनके बाद में उनके पास पैसे नहीं होते हैं तो वो चोरियां करते हैं, डकैतियां करते हैं, धीमे धीमे गैंगें चलाने शुरू हो जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ सबसे पहले जो नशे की प्रवृत्ति उसको कैसे रोका जाए, ये सरकार और हमारी सब जनता को मिलकर इसका समाधान करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। कल परसों अखबार के भीतर भी यही छपा था किस तरीके से पाउच बेचे जा रहे स्मैक के, और युवा पीढ़ी जहां इनको कहीं ना कहीं एक ऐसे नैतिक मूल्यों पर चलना चाहिए वो नशे में जकड़े जा रही हैं। आपका सही कहना है। आखिरी सवाल ये है, राजनेता तो यहाँ आते होंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? राजनेता हमेशा यहाँ सबसे बड़ी बात तो होती है जब चुनाव होते हैं तब तो देवदर्शन यात्रा से लेके धूप लगाने लेके मनौतियाँ मांगने के लिए तो सब आते ही हैं। तो मैं नेताओं से यही अपील करना चाहता हूँ कि हमारी जनता का जो आपको वोट दे के बनाए, तो सबसे बड़ी बात तो है कि सब जाति और सब धर्म के बीच में अपना सौंदर्य बना के रखें और किसी ऐसी जो अपने समर्थक है वो गलत कमेंट करते हैं तो उस पर कुछ अंकुश लगाएं और सब लोगों को सम्मान भाव से देखें। यही मेरी नेताओं से अपील है। 3-4 चीज़ें बाबू जी ने बताई कि पहली कि पूत सपूत तो क्यों धन संशय और पूत कपूत तो क्यों धन संशय। धन को इकट्ठा करने के बजाय बच्चों को शिक्षा दीजिएगा। दूसरी इनकी अपील है लोकतंत्र की शुचिता, लोकतंत्र की पवित्रता बनी रहनी चाहिए। और तीसरी, नेताओं को प्रशासन से लेकर के उन्होंने कहा कि नशे पर कम से कम लगाम है वो लगानी चाहिए। और चौथी चीज़ इन्होंने ये बताई बाबू जी ने कि कहीं ना कहीं थार का विकास होना चाहिए और किसान है वो धरती के भगवान है, कम से कम उनका भी ख्यालात रखना चाहिए। आज के इस एपिसोड में इतना ही। कैमरे के पीछे मेरे दोस्त है जैक्स, मैं हूं मनोज बिश्नोई। बहुत बहुत शुक्रिया देखते रहिए रेड प्लस न्यूज़।